अचल जी, यूएनएससी क्लोज डोर मीटिंग में आपने पढ़ लिया होगा सर, क्या हुआ वहां पे? पाकिस्तान का डेस्परेशन है ना, और इंडिया में जो तैयारी चल रही है, आप कैसे देख रहे हैं? पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लेते हैं जी। देखिए, आज की तारीख में चूंकि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, तो उसको थोड़ी सी एडवांटेज थी। उसने रिक्वेस्ट करी, एक क्लोज डोर मीटिंग हुई, लेकिन उसकी आउटकम देख लीजिए, ना तो कोई स्टेटमेंट आई, ना कोई रेजोल्यूशन हुआ। अकेले खड़े होकर उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और बेसिकली उनकी इसके पीछे मोटिव क्या था? मोटिव ये था, अपने रटे रटाए नैरेटिव्स को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दोहराना, ये कहना कि पाकिस्तान का इस पे कोई हाथ नहीं है। फिर उन जो स्टेप्स भारत सरकार ने लिए, उन्होंने भी लिए, लेकिन हमारे स्टेप्स दिखाना, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करना, ये जिक्र नहीं करना कि हमारे यहाँ बैठे हुए जो इनके जो नुमाइंदे हैं, वो बार बार जो रिटोरिक कर रहे हैं, न्यूक्लियर थ्रेट्स दे रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना। कुल मिलाकर इनका जो मेन मकसद ये था, इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए। ये इनका एक डर है कि इस तरह का रिटोरिक करके, इस तरह का अपना नैरेटिव देके शायद वो पूरी जो दुनिया में ग्लोबल प्लेयर्स हैं, वो उनकी तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बना ले कि भाई कोई बात नहीं। और जो आप देख रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी जनरल, जो उनका बेसिकली उनका तो मैंडेट ही यही है, पीस एंड सिक्योरिटी, तो वो बार बार हमें ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई आप मैक्सिमम रेस्ट्रेन करिए, बहुत इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कौन नहीं जानता सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बट एक हद होती है किसी चीज की। हमारा राइट है टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो ये तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को तो आप इसको बहुत ही एक सीमित तरीके से देखिए, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उसमें टोटली नाकामयाब। ठीक है, तो ये तुर्की ने अपना ये जंगी जहाज, ये वॉरशिप वहां क्यों भेजा है कराची पोर्ट में? वो सॉलिडारिटी है। देखिए, चाइना है, खुल के नहीं आएगा, लेकिन पीछे से सपोर्ट करेगा, इंटरनेशनल उसमें करेगा। तुर्की से तो हम काफी समय से देख रखे हैं, टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान का उस एरिया में एक अलायंस बन चुका है, और वो एंटी इंडिया है। कोई भी कश्मीर का इशू होता है, कुछ छोटी सी भी बात होती है, तो ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं। तो अब पे बैक करने का समझ लीजिए कि वक्त आ गया है। मतलब आप इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे कि तुर्की भी पाकिस्तान की तरफ से वॉर में शामिल हो सकता है अगर वॉर हुई तो? नहीं, इसमें कोई कुछ भी रूल आउट करना ठीक नहीं है, क्योंकि आज भी इस्लामिक देशों में ओवरवेलमिंगली हमारी सिंपैथी और सपोर्ट हमारे साथ है, लेकिन इस्लाम के नाम पे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने लिए अभी भी मोबिलाइज कर रहे हैं। उसमें 2-3 कंट्रीज, तो अजरबैजान और तुर्की का मैंने नाम लिया है, इनका अलायंस काफी टाइम से चल रहा है, और इन्हें पे बैक करने का भी टाइम आया है, क्योंकि तुर्की के कहने पे पाकिस्तान ने अजरबैजान और अर्मीनिया की लड़ाई में काफी मदद करी थी। ओके। और अच्छा, चाइना तो नहीं आएगा अचल जी, आपको क्या लगता है अगर वो? चाइना, देखिए अभी आजकल के हालात में जैसे देख रहे हैं कि चाइना ऑलमोस्ट बेगिंग इंडिया की, भाई हमारे साथ अपने रिश्ते ठीक कर लो। और वो जो उनका टैंगो की बात कर रहे हैं कि एलिफेंट एंड ड्रैगन टैंगो टुगेदर, और जो उनका न्यू ईयर जो मैसेज आया था हमारे 75th एनिवर्सरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो वो तो अपनी तरफ से काफी समय से, इनफैक्ट जब से हमारा ये वो इनका हमारा वहाँ इनके बॉर्डर के ऊपर जो LOC के ऊपर हमारा इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब से भी वो दबे दबे शब्दों में वो बार बार हमसे कह रहे हैं कि इस मुद्दे को पीछे छोड़ो, हमें मिलकर काम करना चाहिए। उनकी इकोनॉमिक स्टेक्स है ना, वो जानते हैं कि काफी बड़ी इकोनॉमिक स्टेक्स है भारत में, तो वो हर कोई अपने इंटरेस्ट को। अच्छा अचल जी, एक सवाल और। ओके, आप कह रहे हैं कि अगर वॉर हुई तो हो सकता है तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान की तरफ से आ जाएं, इस्लाम के नाम पे आ जाएं। इंडिया की तरफ से कोई उतरेगा या हमको ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि हमें हर चीज, हर लड़ाई के लिए अपने दम पे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि रशिया अमेरिका आएगा तो हमें बचाएगा। हम सक्षम हैं। हम पाकिस्तान को कन्वेंशनल पावर, जो बैलेंस ऑफ पावर है, मेरे साथ इतने एक्सपर्ट्स, आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे, वो आपको बता देंगे, चाहे वो कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, चाहे वो आपका इवन न्यूक्लियर। हालांकि न्यूक्लियर में तो हाइपोथेटिकल है ना, 170 है, 170 की इस्तेमाल करने का वक्त किसके पास रह जाता है? तब तक तो सब कुछ निस्तानाबूद हो जाता है। अगर उन्होंने ये हिमाकत कर भी ली, न्यूक्लियर अपने वेपन्स को, जो 250 ग्राम और 500 ग्राम के जो वेपन्स हैं,
थोड़ा बहुत हमें नुकसान पहुंचा भी दिया तो पाकिस्तान तो वाजपेयी जी का बयान याद तबाह हो आता है। जाएगा। अचल जी, तबाह हो जाएगा ना। तो इतिहास में वाजपेयी जी चला- का बयान याद आता है उस पर तो अचल जी, जिन्होंने हाँ। कहा था कि अगर पाकिस्तान ने ये हिमाकत की तो अगले दिन का सूरज वो नहीं देख पाएगा। नक्शे से विश्व के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। आंचल सर, बट बात यह है जब तक कि लड़ाई, आंचल desperate- सर एक छोटा सा सवाल पूछूं, जब तक लड़ाई नहीं होती, मॉरल और ये सपोर्ट तो ठीक है तुर्की की, बट लड़ाई के बाद मतलब हम कोई आर्मेनिया थोड़ी हैं। वो अजरबैजान और तुर्की की बात मैं मान सकता हूं पूरी है, लेकिन क्या तुर्की लड़ाई के बाद कुछ ऐसा करेगा जो भारत को मतलब चाइना नहीं, मतलब पाकिस्तान जनरल के साथ साहब- खड़ा हो और भारत को मतलब बिल्कुल विरोध करे डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट के सिवाय? मैं वही कह रहा था कि- वेपन्स हैं जो वेपन दे रखे हैं उनके सप्लाईज के छोड़ के, जी कुछ और आप देखिए- सोचते हैं कुछ कर सकता है वो? नहीं, डायरेक्ट आज की तारीख में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अब यूक्रेन को भी इतनी लंबी वॉर सस्टेन करने के लिए आप देख रहे हैं ना कहां से सपोर्ट मिल रही है। हाँ, वेपन्स एंड पर- मनी। आप कहते हैं कि 4 दिन में हम लड़ाई खत्म हो जाएगी पर पाकिस्तान एक्सेप्ट के साथ। ड्रोन तुर्की से तो कोई खास वेपन्स है नहीं ना उनके पास या तो पुराने अमेरिकन वेपन्स हैं और या नए चाइनीज वेपन है पाकिस्तान के पास आज के दिन, या ड्रोन नहीं, से मैं- बस देखिए, तुर्की एक- से। दो चीज होती है ना, एक मॉरल सपोर्ट होती है, एक मटेरियल सपोर्ट होती है, हाँ। एक एक्चुअल पार्टिसिपेशन होता है। तो आप मॉरल सपोर्ट और ये जो मटेरियल सपोर्ट रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके।